तो गुड आफ्टरनून। तो चलो देखो, हम लोग पिछले क्लास में, ठीक है, गुड आफ्टरनून सब लोग को। देखो, हम लोग पिछले क्लास में SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो उसको अफेक्ट कर रहा था। जिसमें हम लोग मेनली 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़े। जिसमें हम लोगों का जो फर्स्ट फैक्टर था वो था स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। सेकेंड जो फैक्टर था वो था स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड जो फैक्टर था वो हम लोगों का था, है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और चौथा जो था वो हम लोगों का था लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कि कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है और बेसिसिटी जो है वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड है। तो यहां पर हम लोगों को, है ना, कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बताए थे। अगर तुम लोग को याद होगा तो देखो, CH3 NH2 OH- और F-। तो हम बताए थे कि यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, नाइट्रोजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है और F पे माइनस है। तो इसी को एक्टिव एटम्स बोला जाता है, जिस पर माइनस है, जो इलेक्ट्रॉन देगा। याद करोगे, एक तुम लोगों को एक डीपीपी अभी मिला होगा, उसमें ये वर्ड है एक्टिव एटम्स। एक्टिव एटम्स का मतलब जिस एटम पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और याद करो, ये सब जो एटम है जिसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है, ये सब एक पीरियड में लाई करता है, पीरियड। और पीरियड में हम तुमको बताए थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो इसका मतलब यह है कि यहां सॉल्वेंट कोई भी हो, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और याद करो, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे बेसिसिटी घटता जाएगा। यानी CH3- सबसे अच्छा बेस है, फिर NH2-, फिर OH- और फिर F-। तो ये जो बेसिसिटी ऑर्डर है, यही हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हो गया। चाहे कोई भी हमारा सॉल्वेंट हो या गैसियस फेज हो, ठीक है। तो गैसियस फेज रखोगे तो कोई सॉल्वेशन नहीं होगा, तो उसमें हमेशा जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा, ठीक है। तो अगर एक्टिव एटम एक पीरियड में है, तो चाहे हम गैस फेज लें, चाहे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लें, चाहे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लें, जो बेसिसिटी ऑर्डर है वही हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन अगर एक्टिव एटम्स एक ग्रुप में है, जैसे याद करो F-, Cl-, Br- और I-। अगर एक्टिव एटम्स एक ग्रुप में है तो वहां पर हम तुमको क्या बताए कि अगर एक्टिव एटम्स एक ग्रुप में है तो सॉल्वेशन का प्रभाव पड़ेगा। और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, वो सब इसको सबसे ज्यादा सॉल्वेट करेगा। यानी इसका साइज अब बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। और I- का न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो। तो अगर कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है और अगर तुमसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जा रहा है, तो वो सॉल्वेंट हमेशा पोलर प्रोटिक होता है। याद रखना, पोलर प्रोटिक, जैसे वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात अपने दिमाग में बैठा लोगे, मेरा बात समझ रहे हो। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसमें देखना है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और वहां पर क्या होता है? साइज फैक्टर होता है। जो छोटे एनायन होते हैं उनका सॉल्वेशन ज्यादा हो जाता है, जिससे उनका साइज बढ़ जाता है और उनका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो हम लोगों का कम हो जाता है। इसीलिए डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा, पर याद करो बेसिसिटी घटेगा, क्योंकि बेसिसिटी पे सॉल्वेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको हाइड्रोजन, है ना, बहुत सरफेस से उठाना पड़ता है। इसीलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो बेसिसिटी घटता है पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। ये बात समझ गए। लेकिन गैसियस फेज का बात करें या पोलर एप्रोटिक, जैसे DMF, DMSO, इन सब का बात करें, तो वो एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है। और यही कारण है कि अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिसिटी ऑर्डर जो है, बेसिसिटी भी हम लोगों का घटेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घटेगा।
यानी प्रॉब्लम सिर्फ एक सॉल्वेंट में होता है, पोलर प्रोटिक में, जहां बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाता है ड्यू टू सॉल्वेशन। बाकी और कहीं पर भी कोई दिक्कत हम लोगों का नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा? जिसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि जिसका साइज बड़ा होगा उसका सॉल्वेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का? कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो हम लोगों का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और या फिर देखो, अगर तुमको किसी कॉर्नर जगह पहुंचना है तो तुम कोई बहुत पतला पेंसिल के आकार का शेप लेते हो ताकि उस कॉर्नर के पे उस पेंसिल को पहुंचा सके। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या हुआ? उसको कार्बन के पास अटैक करना है। तो जो मॉलिक्यूल लीनियर होता है, लीनियर, जो मॉलिक्यूल लीनियर होता है, जैसे Cn माइनस लीनियर है या N3 माइनस लीनियर है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा क्योंकि वो आसानी से कार्बन तक पहुंच जाएगा। तो हम यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात को समझोगे। अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, यानी वाटर है, एथेनॉल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जो पेंसिल के आकार का होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। और या फिर अगर ग्रुप में है तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका सॉल्वेशन उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा आयन होगा तो उसका सॉल्वेशन हो जाएगा जिससे उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा और उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो सब लोग यस टाइप करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब एक बात को यहां पे समझोगे। हम यहां पर लिखे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमेशा कौन सा सॉल्वेंट लेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। तो अभी हम क्या बताएं, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो जो बड़ा आयन होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा क्योंकि उसका सॉल्वेशन कम होगा, और जो पेंसिल के आकार का होगा उसका भी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा क्योंकि वो आसानी से पहुंच सकेगा। तो याद रखना, है ना, SH माइनस, Cn माइनस और I माइनस। SH साइज के कारण, Cn याद करो, Cn में कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये लीनियर हो गया, और फिर इसका साइज बड़ा हो गया तो इसका सॉल्वेशन कम होगा, इसका भी सॉल्वेशन कम होगा। तो SH माइनस, Cn माइनस और I माइनस, ये तीन को हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल में मानते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। याद रखोगे, SH माइनस, Cn माइनस और I माइनस। किसी किसी किताब में I माइनस आगे आ जाता है, Cn माइनस यहां आ जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें तुमसे ऑर्डर नहीं पूछेगा। हमेशा याद रखना, SH माइनस, Cn माइनस और I माइनस, ये तीनों, है ना, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। एकदम याद रखोगे, साइज के कारण, ये और ये साइज के कारण, क्योंकि इसका सॉल्वेशन कम हो गया, और Cn माइनस पेंसिल के आकार का हो गया। तो SH माइनस, Cn माइनस, I माइनस। फिर देखो OH माइनस, यहां पर निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी है तो ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। और N3 माइनस, ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया क्योंकि ये लीनियर होता है। तो 5 का याद रखो आराम से, 5 का कौन कौन? SH माइनस, Cn माइनस, I माइनस, उसके बाद OH माइनस और N3 माइनस, इसको हम लोग अच्छा न्यूक्लियोफाइल मानते हैं। अब फिर बहुत ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, इतना तक याद रखेगा। देखो थे, फिर PHO माइनस और CH3CO माइनस, ये पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। यहां निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पर माइनस आएगा, यहां निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। इसीलिए PHO माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3CO माइनस से ज्यादा हो गया, पढ़े थे। और उसके बाद फिर Cl माइनस, F माइनस और H2O। ये हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हो गया ओवरऑल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। कौन कौन है? सबसे ज्यादा SH माइनस, Cn माइनस, I माइनस, OH माइनस, N3 माइनस, फिर Br माइनस, फिर PHO माइनस, फिर CH3COO माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद Cl माइनस, फिर F माइनस और फिर H2O। ठीक है, ये हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हो गया ओवरऑल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, दूसरा हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में, अगर तुम लोग ध्यान दे से देखे होगे,
तो हम बताए थे N2+ बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। N2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि जब ये टूटता है तो नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, तो N2+ सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। फिर याद करो ROTF, OTF ट्रिपलेट है ना, जब ऑक्सीजन पर माइनस आएगा तो यहाँ S डबल बॉन्ड O और CF3 होता है जो उस माइनस को बहुत अच्छा स्टेबलाइज कर सकता है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जो खराब बेस होता है, जो पुअर बेस होता है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो हम बताए थे कि जब भी लिविंग ग्रुप में अगर डाउट हो तो तुम एसिडिटी ऑर्डर निकाल लो। जो अच्छा एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस खराब बेस होगा, जो खराब बेस होगा इसका मतलब है कि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो अगर हम तुमको यहां पर बोले ROTS फिर ROMS तो ये 3 अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। उसके बाद देखो RI, RBr, RCl, RF, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि I बड़ा एटम है, आसानी से टूटेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का लिविंग ग्रुप का है ना एबिलिटी का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यहां पर ROH एल्कोहल, ROH, तो देखो अगर इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा OH-। और याद रखो OH- स्टेबल नहीं होता है ना, उसको हम लोग अच्छा बेस मानते हैं OH- को। इसका मतलब है OH- जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, याद रखना OH- अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो कभी भी ये काम नहीं करोगे, कभी भी ये काम नहीं करोगे कि CH3CH2OH होगा और यहां कोई न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा के इसको तोड़ देंगे, ये कभी नहीं कर सकते क्योंकि OH- पुअर बेस नहीं होता है। जो पुअर बेस होता है वही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो बताओ इस OH को हम डायरेक्टली नहीं हटा सकते, तो क्या करना पड़ता है, यहीं पर हमको H+ डालना पड़ता है और H+ डालने से ये OH2+ बन जाता है यहां पर, और अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। इसीलिए अल्कोहल को अगर OH ग्रुप को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H+ डाल देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, बताओ, H+ डाल देते हैं। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक बात बताओ तो इसी को हम लोग पिछले क्लास में, इसी को हम लोग पिछले क्लास में है ना, याद करो पिछले क्लास में इसको MsCl लिख रहे थे, मिसाइल क्लोराइड। क्या लिख रहे थे बताओ, मिसाइल क्लोराइड इसको बोल रहे थे, मिसाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको क्या कह रहे थे हम लोग, मिसाइल क्लोराइड बोल रहे थे, याद आ रहा है? और हम बताए थे तुमको है ना कि जहां भी डबल बॉन्ड होता है ये जस्ट लाइक सोचो ये एसिड हैलाइड की तरह बिहेव करेगा, ये एसिड हैलाइड की तरह बिहेव करेगा, ये एसिड हैलाइड की तरह बिहेव करेगा। अभी अभी समझना, दो दो चैप्टर एक साथ चल रहा है, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ये सब अभी साथ चल रहा है। फिर अभी हम लोग उसको अलग अलग कर लेंगे तुरंत, समझ गए? इसलिए दोनों चैप्टर को अभी साथ पढ़ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले एक बात बताओ, ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है, तो याद करो यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है तो O- बनता है और ये रिटर्न होता है और यहां से Cl हट जाता है। हम लोग बताए हैं एसिड हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को हटा देता है, और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है। तो बताओ क्या यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बताओ क्या होगा यहां पे, अगर S पर यहां न्यूक्लियोफाइल कर अटैक करेगा तो ये O- बनेगा और O- फिर रिटर्न मारेगा और यहां से बताओ क्या हटा देगा, यहां से क्या हटा देगा, Cl हटा देगा। बहुत बढ़िया, Cl हटा देगा। ठीक है, चलो, तो अब मेरा कहनाम यहां पर क्या है ना, मेरा कहनाम यहां पर क्या है, मेरा कहनाम यहां पर यह है, समझना हम यहां पर क्या बताने की कोशिश किए, बताओ CH3 और CH2 और यहां पर हम OH दिए। बताओ अगर हम इस पर डाले पहले HBr, ठीक है, HBr, तो हम क्या बताए, HBr क्या देता है, HBr H+ देता है। तो ये H+ जो है
ये इस अल्कोहल के पास चला गया और इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया, OH2 प्लस, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया। और अब Br माइनस आएगा, और अब Br माइनस आएगा और इस पर बैक साइड से अटैक करेगा और यहां से इस लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, हटा देगा। इसीलिए अगर देखो यहां पर तो इसको ऐसे लिखते हैं, जब ये H प्लस आएगा तो ये यहां CH3CH2 और यहां पर OH2 प्लस बना देगा। और उसके बाद जब हम यहां पर Br माइनस डालेंगे तब ये जाकर SN2 रिएक्शन करेगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये एक तरह से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये लिविंग ग्रुप हो गया और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। तो Br माइनस यहां पर अटैक करके इसको हटा देगा। तो देखो यहां पर CH3 CH2 और यहां पर क्या लग गया, यहां पर हम लोगों को Br लग गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा बात समझना। क्या हम OH पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के OH को हटा सकते हैं? यस और नो बताओ। क्या हम OH को हटा सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की सहायता से? नहीं नहीं नहीं, OH को नहीं हटा सकते। हमको OH पर H प्लस डालना पड़ेगा पहले, ताकि वो OH2 प्लस बन जाए और तब जाकर न्यूक्लियोफाइल हटेगा। तो एक मेथड है अल्कोहल पे सब्स्टिट्यूशन कराने का। क्या एक मेथड हो गया अल्कोहल पे सब्स्टिट्यूशन कराने का, कि पहले उस पर H प्लस डालो ताकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए और फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ। एक मेथड हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? यस या नो टाइप करो। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? यस कि नो? यस है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है। अब बताओ, अगर हम इसी पर याद करो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ROH जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर प्लस आ जाएगा और फिर हम यहां से H प्लस हटा देते हैं। तो मतलब जब भी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो OR ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, OR ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, अगर हम यहां पर अगर हम यहां पर अगर हम यहां पर MsCl डाल दिए, मिसाइल क्लोराइड, अगर हम इस पर MsCl डाल दिए, अल्कोहल पर अगर MsCl डाल दिए, तो याद करो Ms क्या होता है? Ms होता है CH3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और Cl। और अब हमको यहां से Cl को हटा देना है और यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है। और याद करो वो न्यूक्लियोफाइल यहां से H प्लस हटेगा तो क्या बचेगा? OCH2 और CH3। क्या हुआ? ऑक्सीजन यहां पर अटैक किया जहां पर Cl लगा हुआ था, O माइनस बना, रिटर्न हुआ और यहां से Cl बाहर हो गया, और जो Cl माइनस निकला वो यहां से H प्लस खींच लिया। तो ये OCH2CH3 ग्रुप इस S से जुड़ गया। क्लियर बात हो रहा है तुमको? बताओ, क्लियर बात हो रहा है? अल्कोहल पर H प्लस डाल दिए थे और यहां MsCl डाले, तो बताओ यहां पर ये क्या बन गया? ये बन गया CH3 और CH2 और यहां पर O, और यही O याद करो, यही O जुड़ गया है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और CH3 से। और याद करो इसी ग्रुप को MS लिखते थे, यानी यहां पर ध्यान से देखो ये बन गया हम लोगों का OMS। तो हम, मेरे कहने का यहां पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग अल्कोहल पर मिसाइल क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा? H और Cl यहां से हटके RO और MS बन जाएगा। और देखो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया CH3CH2OMS। और अगर अब हम इस पर अगर हम लोग इस पर अब अगर Ki डाल दें, अगर हम लोग इस पर Ki डाल दें तो याद करो ये देगा K प्लस और I माइनस, और यही I माइनस CH2 पर अटैक करके, या हम अगर इस पर KBr डाल दे, KBr
के बी आर डाल दे, के प्लस और बी आर माइनस, तो देखो यही बी आर माइनस यहाँ पे अटैक करके यहां से ओ एम एस को हटा देगा, तो यहां पर CH3 CH2 और यहां पर बी आर बन गया। ठीक है, और अब अगर तुम लोग मेरा बात को समझो तो तुम हमको बताना हम यहाँ पर क्या तुमको समझाने की कोशिश किए थे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे ओ एम एस करें और या फिर OTS भी कर सकते हैं। मतलब ROH पर अगर हम लोग टोसाइल क्लोराइड डाल दें तो ये इसको ROTS में बदल देगा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको हम बताते हैं। देखो मेरा एक बात समझना, OH एल्कोहल ग्रुप को, OH को हम डायरेक्ट नहीं हटा सकते थे, तो मेरे पास दो मेथड हो गया OH को हटाने का। एक, या तो हम OH पर क्या डाल दे, H प्लस, तो इससे भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा और हटा सकते हैं, और या फिर हम एल्कोहल पर MsCl डाल दे, तो इससे क्या होगा, ये OMS पे अटैक करके Cl को हटा देगा, तो इससे ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया OMS, जो अभी हम लोग पढ़ाए हैं OMS और OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो एल्कोहल को अच्छा लिविंग ग्रुप बदलने का कितना तरीका हो गया, दो, या तो OH पर हम H प्लस डाल दें और या तो फिर OH पर टोसाइल क्लोराइड या MsCl डाल दें, पर अच्छा तो होगा MsCl और TSCl डालना, क्योंकि अगर अल्कोहल पर H प्लस डालेंगे तो कार्बोकटायन बनने का भी खतरा होगा, और जब कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। इसीलिए ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बाबू, कि अल्कोहल पर जब MsCl या TSCl डाला जाता है तो ROMS या ROTS बनता है, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, और अब वहां पर सब्स्टिट्यूशन कराना आसान है, रादर देन कि अल्कोहल पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते। क्लियर बात हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर बात हो गया तो बोलोगे यस या नो। क्लियर हो गया यहां तक? अल्कोहल पर डायरेक्ट OH नहीं हटा सकते, इसीलिए दो मेथड, या तो OH पर H प्लस डाल दें और या फिर OH पर MsCl या TSCl डाल दें। ठीक है, अब देखो यही बात हम यहां समझा रहे थे कि हम OH को डायरेक्ट नहीं हटा सकते क्योंकि वो अच्छा बेस होता है OH माइनस। उसी तरह NH2 माइनस डायरेक्ट नहीं हटा सकते क्योंकि ये भी NH2 माइनस उससे भी अच्छा बेस हो गया। OR भी नहीं हटा सकते। यानी बताओ ये कौन सा फैमिली है, ये कौन सा फैमिली है, समझाओ। ROR कौन सा फैमिली इसको बोला जाता है, इसको कौन सा फैमिली बोला जाता है? ईथर। बहुत बढ़िया। तो देखो ईथर, अगर इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना होगा, इसको अगर ईथर को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना होगा, अगर ईथर को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना होगा तो याद करो हम लोग इस पर H प्लस डालना पड़ेगा, इस पर H प्लस डालना पड़ेगा ताकि ये ROR और यहां पर H आ जाए और यहां पर प्लस आ जाए। और अब हम या तो इस बॉन्ड को तोड़ दें तो यहां से एक अल्कोहल मिलेगा, और या तो इस बॉन्ड को तोड़ दें तो यहां से अल्कोहल मिलेगा। तो कहने का सेंस याद करो, नीट में अभी एक एग्जाम पूछा था तो हम लास्ट में बताए थे, उसमें HI डाला था ईथर पे, तो ईथर में हमेशा एक ही रिएक्शन पूछा जाता है HI का, क्योंकि ईथर को भी अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमको H प्लस पहले डालना पड़ेगा। मेरा बात समझ रहे हो? हम लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अल्कोहल पे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराना है, एमाइन पे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराना है, ईथर पे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराना है, उसके बाद अल्केन पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराना है, क्योंकि H माइनस या R माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, H माइनस और R माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये सब अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसको नहीं हटा सकते। कंफर्म हो गया? कहां कहां न्यूक्लियोफाइल को अटैक, कहां कहां नहीं हटा सकते? OH ग्रुप नहीं हटा सकते, NH2 ग्रुप नहीं हटा सकते, H नहीं हटा सकते, OR नहीं हटा सकते, या अल्काइल ग्रुप नहीं हटा सकते, क्योंकि ये सब बहुत पावरफुल बेस होता है। और लिविंग ग्रुप वो होता है जिसको अगर हटा दे तो कोई माइनस बने और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए। क्लियर बात हो गया? इसीलिए यहां पर लिखा गया है आर पुअर लिविंग ग्रुप्स, आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। बताओ कंफर्म हो गया?
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहां पर एक और पॉइंट हम यहां पर डिस्कस किए हैं, याद करो। ये बेसिसिटी ऑर्डर हम लोग पहले भी बताए हैं, है ना। ये बेसिसिटी ऑर्डर CH3 CH2 माइनस, यहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बहुत अच्छा बेस माना जाता है, यही ग्रिग्नार्ड एक तरह से सोचो, R माइनस। उसके बाद यहां पे देखोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो ये इसका बेसिसिटी थोड़ा सा खराब है। लेकिन देखो इससे अच्छा, ये अच्छा बेस हो गया NH2 माइनस से, और NH2 माइनस अच्छा बेस है Fc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस से। ठीक है, उसके बाद देखो OH माइनस, तो OH माइनस का बेसिसिटी इसकी तुलना में कम है, तो हम बताए थे कि OH माइनस, है ना, टर्मिनल अल्काइन में से हाइड्रोजन नहीं खींच पाएगा क्योंकि उसका बेसिसिटी कम है। हाँ, नॉट डायरेक्टली रिमूव, सही बात है। और यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, OH माइनस के बाद अमोनिया है, फिर F माइनस है, फिर H2O है। तो ये हम इसलिए भी बताए ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में जो खराब बेस होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो जो खराब बेस है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो तुम हमको बताओ इसमें से कौन आसानी से हटेगा। ROH2 प्लस, पहला ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा कि RF सेकंड वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा? बताओ, 1 आसानी से टूटेगा कि 2 आसानी से टूटेगा? बताओ कौन। हाँ, 1 1 1, बहुत बढ़िया, 1, क्योंकि OH2 खराब बेस है, जबकि F माइनस उसकी तुलना में अच्छा बेस है। मेरी बात समझ गए? लेकिन फिर अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देखोगे तो वो वाटर की तुलना में उससे अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोगों को जो है वो इस ऑर्डर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि F माइनस और H2O में H2O खराब बेस होता है, इसीलिए OH2 प्लस आसानी से हट सकता है RF की तुलना में। ठीक है, तो होपफुली, है ना, यहां तक का हम लोगों का बात हम लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका एक पिक ले लेते हैं, फिर इसको और आगे पढ़ते हैं हम लोग इससे। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम तुमको, तुम एक बात बताओ, अगर हम तुमसे यहां पर बोले मेरे पास एक अल्कोहल है और अगर हम इसमें NaH डाल दें, NaH, याद करो NaH एक बेस होता है, NaH एक पावरफुल बेस है, सोडियम हाइड्राइड। बताओ NaH, NaH क्या देगा? Na प्लस और H माइनस। तो देखो एक चीज समझना, अब जब भी कोई माइनस आएगा तो वो बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। जब भी कोई माइनस आएगा वो बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसेस एंड ऑल बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन सोचना है, पहले एसिड बेस रिएक्शन सोचना है, और उसके बाद नहीं तो फिर न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ यहां पर एसिड बेस रिएक्शन कराओगे कि न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराओगे? अल्कोहल में से अगर NaH डाले तो क्या करोगे? एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल। याद करो OH तो हट ही नहीं सकता है, OH तो हट ही नहीं सकता है, तो एसिड बेस रिएक्शन कराना है। तो यहां से ROH पे NH डालोगे तो H प्लस, यहां से H माइनस, यहां से H प्लस हटा के क्या बना देगा? RO माइनस और Na प्लस।
और प्लस यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, H2 गैस। तो अल्कोहल से अगर H प्लस हटाना है, अल्कोहल से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो हम बात बोल रहे हैं ना, इसको एकदम रटा होना चाहिए जी, एकदम रटा होना चाहिए, इसमें कहीं से कोई डाउट मत सोचना। अगर हम अल्कोहल पे सोडियम डाल दें, मेटल, अल्कोहल पर अगर मेटल डाल दें, अल्कोहल पर अगर मेटल डाल दें, ठीक है, तो ये मेटल भी यहां से H प्लस हटा देता है, तो ये बना देगा RO माइनस और Na प्लस, प्लस समझना हाफ H2, ठीक है। तो बताओ अल्कोहल में से H प्लस हटाना, देखो बहुत लोग क्या करता है गड़बड़ी, इसमें डाल देता है NaOH और लिख देता है ऐसे कि OH माइनस यहां से H प्लस खींच लिया और बना देता है RO माइनस Na प्लस। बताओ ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, यही हम बात समझाना चाह रहे हैं। अल्कोहल में से अगर अल्कोहल में से H प्लस हटाना है, ठीक है, अल्कोहल में से अगर H प्लस हटाना है, क्या डालना पड़ेगा, या तो मेटल हाइड्राइड और या तो मेटल, क्योंकि OH को तो ब्रेक नहीं, यहां पर यहां पर ये क्या है कि OH माइनस यहां से H प्लस नहीं खींच सकता है, क्योंकि RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ बहुत बढ़िया, RO माइनस खुद स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, याद करो अल्कोहलिक KOH में पढ़ाए थे। तो NaOH से तो खुद अच्छा बेस ये है, तो RO माइनस इसमें से H प्लस खींच लेगा, ठीक है। अल्कोहल में से, समझो वाटर में से H प्लस खींच लेगा। तो यही कारण है कि अल्कोहल में अगर H प्लस हटाना है तो NaH देना पड़ेगा और या फिर मेटल देना पड़ेगा। देखो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अल्कोहल से अगर H प्लस हटाना है, NaOH नहीं डालना है, या तो मेटल हाइड्राइड डालेंगे NaH, नहीं तो मेटल डालेंगे, ठीक है। और अब बताओ, अगर अब हम तुमसे एक बात पूछते हैं, यहां RO माइनस बना कि नहीं बन गया, बन गया RO माइनस। अब बताओ ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये यहां पर क्या हो गया है, ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बेस भी है ये RO माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका क्या नाम है, बता सकते हो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फेनॉल। इसका नाम क्या है, फेनॉल। क्या इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या फेनॉल में कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं है, है। तो फेनॉल जो है वो अल्कोहल से अच्छा एसिड है, तो फेनॉल पे अगर हम NaOH डालेंगे, फेनॉल पर अगर NaOH डालेंगे तो ये OH माइनस यहां से H प्लस आसानी से हटा देगा, तो इसको यहां पर O माइनस और Na प्लस बन जाएगा। और देखो ये फिर से एक क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, ये फिर से क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ हम यहां पर क्या समझाएं, फेनॉल में से अगर H प्लस हटाना है तो NaOH हटा देगा। बताओ NaH यूज कर सकते हैं कि नहीं, सोडियम हाइड्राइड डाले कि नहीं डाले, सोडियम हाइड्राइड डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड NaH। हाँ वो तो और स्ट्रॉन्ग बेस है, वो तो और स्ट्रॉन्ग बेस है, मेटल भी डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पर NaOH से भी काम चल जाएगा, बात समझ में आ गया। अल्कोहल पे अगर NaOH डालेंगे वहां से H प्लस हट के माइनस, ये सब हम समझा रहे हैं कि कहां कहां से न्यूक्लियोफाइल बनता है। अब बताओ तो यहां पर ये थर्ड हो गया न्यूक्लियोफाइल। बताओ यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताओ इसमें से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना चाहते हैं, यहां NaOH डाल देते हैं, NaOH। कार्बोक्सिलिक एसिड तो और अच्छा एसिड है, बताओ यहां से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और O माइनस और Na प्लस। बताओ ये क्या न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और बेस भी है, क्योंकि अब ये तुमको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है वही बेस भी होता है, तो न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। तो देखो
न्यूक्लियोफाइल तुमको समझ में आ गया कौन कौन क्या क्या न्यूक्लियोफाइल दे रहा है। एल्कोहल भी RO माइनस दे सकता है, ROH में मेटल और मेटल हाइड्राइड डालना है, बताओ। हाँ अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम यहां पर लिखे NaN3, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? NaN3 कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? NaN3, इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो Na प्लस और N3 माइनस, और याद करो N3 माइनस का ये स्ट्रक्चर होता है, N3 माइनस का ये स्ट्रक्चर होता है यहां पर, ये सब न्यूक्लियोफाइल हो गया, N3 माइनस ये सब न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो N3 माइनस भी क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया, N3 माइनस भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। हाँ अब बताओ, यहां पर N3 माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया यहां पे। उसके बाद 6 में यहां पर देखते हैं, 6 में देखो NaCN, बताओ NaCN टूटेगा तो क्या देगा? NaCN टूटेगा तो क्या देगा? Na प्लस और Cn माइनस, और देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है Cn माइनस। बताओ Cn माइनस में किसके पास लोन पेयर है? किस किस के पास लोन पेयर है Cn माइनस में? किस किस के पास लोन पेयर है? कार्बन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है, कार्बन के पास है और नाइट्रोजन के पास भी है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ना, ए न्यूक्लियोफाइल, ए न्यूक्लियोफाइल having two donor sites, having two donor sites, मतलब दो जगह है जहां से, है ना, इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, कार्बन से भी दिया जा सकता है और नाइट्रोजन से भी दिया जा सकता है। न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू डोनर साइट्स, लेकिन देगा कोई एक, देगा कोई एक, ठीक है। ए न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू डोनर साइट्स, ठीक है, बट देगा सिर्फ, है ना, हैविंग टू डोनर साइट्स, बट गिव्स जो है, इट गिव्स ओनली, इट गिव्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर, पर देगा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर पर है दो डोनर साइट्स, एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इट गिव्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर, देगा ठीक एक ही। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में देखो Cn माइनस, Cn माइनस, बताओ, ठीक है। Cn माइनस कार्बन भी दे सकता है और यहां से भी दिया जा सकता है और नाइट्रोजन से भी दिया जा सकता है Cn माइनस, ठीक है। पर याद करो, अगर ये फ्री होगा, अगर ये फ्री होगा तो कहां से ज्यादा देगा? कार्बन से कि नाइट्रोजन से? देखो कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? कार्बन। देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटता है। एक तो कार्बन पर निगेटिव भी चार्ज है, तो यहां कार्बन हमेशा देगा, ठीक है, Cn माइनस पे। पर अगर हम तुमसे बोले, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, अगर हम यहां पर, ठीक है, Cn माइनस हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल में इसको यहां से देखते हैं, इसको यहां से देखते हैं, एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल ए में, है ना, Cn माइनस के लिए है, Cn माइनस जिसका स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर माइनस। अब एक बात देखो, अगर तुम्हारे पास CH3CH2 और Cl है और तुम अगर इस पर डाल दिए NaCN और इस पर अगर तुम डाल दिए AgCN, AgCN, समझना, तो देखो अगर NaCN डालोगे ना तो यहां से Cn माइनस मिला, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बना, Cn आके लग गया और Cl हट गया। लेकिन इसमें देखोगे तो प्रोडक्ट ये बन गया
CH3CH2 और N ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर प्लस और इस पर माइनस, इसको कहेंगे कि ये साइनाइड बना, ये साइनाइड बना, और इसको कहेंगे कि ये आइसोसाइनाइड बना। क्या बना यहां? आइसोसाइनाइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों ऐसे हुआ, ये क्यों ऐसे हुआ, यहां पर रीजन आपको हमको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, NaCN और AgCN में कौन ज्यादा आयोनिक बॉन्ड बना रहा है? कौन ज्यादा आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, NaCN की AgCN? सोडियम जो है वो अल्कली मेटल्स है, और सिल्वर जो है डी ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक ज्यादा मेटालिक होता है। तो एस ब्लॉक ज्यादा मेटालिक है, हमेशा याद रखना। सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम, ये सब ज्यादा पोलर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो समझो मेरा बात समझना। NaCN जो है, NaCN को जैसे ही हम लोग डालें यहां सॉल्वेंट में, NaCN टूट गया किसमें? Na प्लस प्लस Cn माइनस में। ये फ्री हो गया, दोनों तरफ से फ्री हो गया। दे सकता था, कार्बन भी दे सकता था, नाइट्रोजन भी दे सकता था, पर दिया कौन? कार्बन दिया, क्योंकि ये जो कार्बन जो था वो ज्यादा यहां पर मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया, यहां ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया, मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया। तो कौन दे दिया इलेक्ट्रॉन? कार्बन दिया, तो यहां साइनाइड बन गया। कार्बन दिया तो यहां क्या बन गया? साइनाइड। लेकिन AgCN में कोवैलेंट बॉन्ड था, है ना? ये AgCN समझना कोवैलेंट बॉन्ड था, AgC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये टूट नहीं पाया, ये टूट नहीं पाया किसमें? Ag प्लस प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N, ये टूट नहीं पाया। समझे? तो जब ये टूट नहीं पाया तो ये क्या किया? तो जब ये टूटा नहीं तो देखो यहां पर क्या हुआ, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास लोन पेयर था और यहां पर अल्काइल हैलाइड था। तो अटैक जो है कार्बन कर ही नहीं पाया क्योंकि उसके पास लोन पेयर ही नहीं है। तो यहां अटैक कौन कर दिया? नाइट्रोजन कर दिया। और नाइट्रोजन किया लोन पेयर, तो ये बॉन्ड यहां से निकल गया कौन? X माइनस। क्या निकला यहां से बाबू? यहां से निकल गया X माइनस, और नाइट्रोजन जुड़ गया किसके साथ? R के साथ। और नाइट्रोजन पर क्या आ गया? प्लस आ गया। और यहां से जो X माइनस निकला वो यहां से Ag प्लस खींच लिया, क्योंकि हैलोजन में सिल्वर खींचने का बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। तो जैसे ही X माइनस यहां से Ag प्लस खींचा, ये बॉन्ड यहां आ गया कार्बन के पास। तो देखो यही 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर माइनस हो गया, तो R जुड़ गया यहां Nc से। तो जब भी याद रखना, जब भी Cn माइनस अगर टूट गया पोलर में तब तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, पर अगर नहीं टूट पाया तो कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा? नाइट्रोजन, जिससे इस पर प्लस आ जाएगा, और जो वहां से हेलोजन निकला वो यहां से Ag प्लस खींच लेगा, तो ये Cn कार्बन पर माइनस आ जाएगा। मेरा बात समझ में आया तुम लोगों को? मेरा बात समझ में आया? NaCN पोलर था तो टूट गया Na प्लस और Cn माइनस में, और AgCN नहीं था तो नहीं टूट पाया, तो वहां कार्बन पर माइनस ही नहीं बन पाया, तो नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, हाँ। तो हम तुमको यहां पर समझाए ऐसे, तो इसी को हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं कि यहां पर Ag है और C ट्रिपल बॉन्ड N था, और यहां पर अगर अल्काइल हैलाइड दिए RX, तो ये नाइट्रोजन R पर अटैक कर दिया, ये नाइट्रोजन R पर अटैक कर दिया, और X माइनस हटा दिया, तो Ag, और यहां पर C और ट्रिपल बॉन्ड N, N जुड़ गया R के साथ और N पर आ गया प्लस चार्ज, और यहां से निकला कौन? X माइनस, और फिर ये X माइनस Ag प्लस को खींच लिया, तो यहां से R पर N पर प्लस और ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस बन गया।
बाद में ये बॉन्ड इधर टूट गया और Ag और X जुड़ गया, यहां पर AgX बना लिया, AgX बना लिया। ये बात समझ में आया? इसीलिए Cn माइनस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया एक, ठीक है। देखो, दूसरा जो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है उसको NO2 माइनस कहते हैं, NO2 माइनस, और इसका स्ट्रक्चर होता है ON डबल बॉन्ड O, ठीक है। O पर माइनस है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो देखो, यहां पर अगर तुम रेजोनेंस भी करोगे तो ऑक्सीजन पे ही माइनस आएगा, तो वो दोनों इक्विवेलेंट ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, यहां ऑक्सीजन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, पर अगर फ्री रहेगा तो कौन देगा? अगर फ्री है तो यहां कौन देगा? नहीं, ऑक्सीजन देगा प्रिया, क्योंकि नहीं, नाइट्रोजन पे माइनस नहीं है, बात को समझो। अगर N पर माइनस होता और O पे माइनस होता तब ये देता, तब न ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, पर ऑक्सीजन पे निगेटिव है और नाइट्रोजन न्यूट्रल है, तब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, तो इसीलिए अगर फ्री है तो ऑक्सीजन देगा, और अगर नहीं फ्री है ऑक्सीजन तब नाइट्रोजन देगा। तब इन दोनों में नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, अगर फ्री नहीं है तो। जैसे देखो यहां पर CH3 CH2 और Cl, और बताओ हम यहां पर डाले NaNO2 और यहां पर हम डाले AgNO2, ध्यान से समझना, NaNO2 और AgNO2। तो देखो NaNO2 आयोनिक था, टूट गया, तो O माइनस NO, ये तो यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो देखो यहां पर CH3 CH2 और जुड़ गया O के साथ, और O के साथ N डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, इसको नाइट्राइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट, नाइट्राइट। ONO लग गया, हाँ। और AgNO2 का स्ट्रक्चर देखो, AgNO2 में Ag जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, और फिर नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड O है। और समझो, अगर अब हम इस पर अल्काइल हैलाइड डालें तो एक्चुअल में क्या होगा? कौन इलेक्ट्रॉन देगा? अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा आर को, क्योंकि Ag तो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से जो टूट नहीं पाया। फिर यहां से क्या निकला? X माइनस। तो देखो यहां पर क्या हो गया, Ag के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर था N, N के साथ जुड़ गया R, और यहां पर था डबल बॉन्ड O, और N पर आ गया क्या? प्लस। और याद करो जो X माइनस निकला, अब ये X माइनस यहां से Ag प्लस को खींच लेगा। तो देखो यहां से क्या बन गया? R जुड़ गया किसके साथ? N, N पर प्लस जो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O से, और ऑक्सीजन पे माइनस, इसी को NO2 ग्रुप कहते हैं। और प्लस यहां से AgX बाहर चला गया, प्लस यहां से AgX बाहर चला गया। तो इसी को देखो यहां पर बनाया जाएगा CH3 CH2, और यहां पर लिखा जाएगा NO2, इसी को नाइट्रेट बोलते हैं। समझ में बात आया? जो हेलोजन निकला वो Ag प्लस को हटा दिया तो NO2 बनेगा, तो एक जगह ONO लगेगा और एक जगह NO2 लगेगा। तीसरा देखो,
यहां पर SCN माइनस, क्या है यहां SCN माइनस, और इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो SC और ट्रिपल बॉन्ड N है। और यहां पर ध्यान से समझो तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और यहां माइनस है। तो देखो यहां पर दोनों जगह माइनस है। बताओ सल्फर ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हुआ कि नाइट्रोजन? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सल्फर पे भी माइनस है और नाइट्रोजन पे भी माइनस है। अरे 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 अरे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अभी पढ़ाए हैं कि SH माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अभी पढ़ाए हैं कि सल्फर पे माइनस आएगा, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। समझो मेरी बात, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और ये हम लोगों का लेस न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गया, लेस न्यूक्लियोफिलिक साइट हो गया। बात को समझ में आया? सल्फर पे माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है। अब हम तुमको सवाल देते हैं, बाकी सब तुमको खुद बताना पड़ेगा। CH3 CH2 और Cl है, और यहां पर हम लोग डाल रहे हैं बेरियम साइनाइड। बेरियम, याद करो बेरियम S ब्लॉक का मेटल होता है, ग्रुप 2। और यहां पर अगर हम लोग Hg और SCN होल ट्वाइस दिए, ठीक है, तो हम यहां पर बता रहे हैं पहला केस में CH3 CH2, यहां पर S लगेगा और ये S के साथ C और C ट्रिपल बॉन्ड N लगेगा, SCN लगेगा, ठीक है। इसी को थायोसाइनाइड, ठीक है, इसी को हम लोग थायोसाइनाइड बोलते हैं। सेकंड के केस में बताओ क्या बनेगा? सेकंड के केस में SCN लगेगा कि MCS लगेगा? बताओ, SCN लगेगा कि NCS लगेगा? तो ये हो गया था थायोसाइनाइड, तो यहां NCS लगेगा क्योंकि मरकरी जो है, Hg जो है वो S से जुड़ा हुआ है। तो अब तुम समझ जाना कि यहां पर किसका अटैक होगा, इससे ज्यादा अब हम नहीं लेंगे। तो यहां नाइट्रोजन अटैक करेगा, ठीक है। तो इस केस में CH3 CH2 और, ठीक है, NCS, ये बनेगा, इसी को आइसोथायोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। तो देखो ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के एक बहुत बढ़िया सवाल दे रहे हैं, अपने दिमाग पे जोर डाल के बनाना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ यहां पर CH3 CH2 और यहां Cl है। देखो मैक्सिमम सब लोग इसमें गलत बनाएंगे, NaOCN, ठीक है, NaOCN, OCN को साइनेट आयन बोलते हैं, साइनेट आयन। बताओ यहां पर क्या क्या बनेगा? हम यहां पे दो प्रोडक्ट लिख रहे हैं, बताओ CH3 CH2, ठीक है, NCO या फिर CH3, इसमें से ये बनेगा कि ये बनेगा CH3 CH2, OCN की NCO? सोच के बताओ क्या बनेगा, OCN की NCO? देखते हैं तुम लोग में से कौन कौन OCN, OCN, सब लोग OCN, बहुत बढ़िया OCN, और कोई OCN?
OCN नहीं बनेगा, OCN नहीं बनेगा, NCN बनेगा। समझो मेरी बात। देखो NaOCN, तो NaOCN कैसे टूटा बताओ, NaOCN कैसे टूटा? Na प्लस प्लस OCN माइनस। और समझो मेरी बात, यहां सब लोग क्या कहा कि यहां ऑक्सीजन पे माइनस है, खाली ऑक्सीजन पे माइनस है, इसमें रेजोनेंस होगा। तो बात को समझो, यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N। तो यहां पर बात को समझो कि यहां पर दोनों है, यहां ऑक्सीजन पे माइनस, यहां नाइट्रोजन पे माइनस। कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है बताओ तो? पीरियड में जाते हो तो ऑक्सीजन का माइनस कि नाइट्रोजन का माइनस? नाइट्रोजन का माइनस। यही चारों में से एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। इतना ही एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है जो हमको पढ़ना है। तो यहां पर CH3CH2, अगर इसको बनाओ तो यहां पर N के साथ डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O बनेगा। क्लियर हो गया बात? क्लियर हुआ बात तो बताओ, क्लियर हो गया? समझाए समझे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिसमें दो डोनर साइट्स होता है पर देता कोई एक है। अब क्या करो कि जहां माइनस है पहले रेजोनेंस लेके देखो, दोनों जगह अगर माइनस आया तो कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? अगर ऑक्सीजन पे भी माइनस, नाइट्रोजन पे भी माइनस, तो नाइट्रोजन का माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। अगर ऑक्सीजन पे माइनस और सल्फर पे माइनस, तो सल्फर का माइनस ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो S पर माइनस है तो S माइनस, पर वो तब जब वो फ्री होगा। अगर नहीं फ्री है तब तो नाइट्रोजन भी दे सकता है लोन पेयर। इसका नाम लिखना, इसको साइनेट आयन बोलते हैं, साइनेट आयन, साइनेट आयन। ठीक है, इसके बाद एक पिक ले लेते हैं साइनेट लिखकर। देखो अब हम यहां कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, तुम लोग बताओगे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब है यहां पर मेरे पास CH3 CH2 और यहां पर है Cl। बताओ अगर हम इस पर LiAlH4 डाले, बताओ LiAlH4 कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? फटाफट बताते जाओ, कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? LiAlH4 कौन सा न्यूक्लियोफाइल? H माइनस देता है। तो H माइनस यहां पर SN2 अटैक करेगा, SN2, ये सब SN2 रिएक्शन है। और यहां पर CH3 CH2 और H बन जाएगा। बताओ कौन सा फैमिली बन रहा है? कौन सा फैमिली? अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, कौन सा फैमिली? अल्केन बन रहा है। तो देखो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बन रहा है, अल्केन बन रहा है। अब बताओ यहां से हम डाले CH3MgBr, CH3MgBr। बताओ क्या देता है CH3MgBr? कौन सा रिएक्शन? SN2 टाइप का दे देगा। CH3 माइनस देता है और CH3 माइनस CH2 पर अटैक करके CH3 CH2 और यहां पर CH3 दे देगा। ठीक है, प्रोपेन। तो ये दोनों, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, बताओ तो अगर हम इस पर क्या NaH नहीं दे सकते थे? NaH भी दे सकते थे, Na प्लस और H माइनस।
ठीक है। अब यहां पर इसके जगह बताओ, एक और दूसरा देते हैं, तुम लोग बताना तो क्या बनेगा यहां पर, CH3O माइनस और Na प्लस, बताओ क्या बनेगा, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा, CH3O माइनस और Na प्लस, कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा, CH3O माइनस, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, CH3O माइनस। तो देखो यहां पर क्या बन गया, यहां पर CH3 CH2O और CH3, देखो ईथर बन गया, यहां ईथर, CH3O माइनस Na प्लस ईथर। बताओ अगर हम यहां लिखिए एक्वस NaOH, क्या बनेगा, एक्वस NaOH क्या बनेगा, फटाफट बताते जाओ, OH माइनस देगा, तो ये यहां से CH3CH2 और OH अल्कोहल बन जाएगा। बताओ अगर हम यहां पर KSH दें, KSH, जो काम ऑक्सीजन का है वही काम सल्फर का है, KSH, K प्लस और SH माइनस, तो ये यहां से CH3CH2 और यहां पर SH देगा, SH। बताओ अगर हम लोग यहां पर NaN3 दें, NaN3 क्या बनाएगा, NaN3, Na प्लस और N3 माइनस, इसी को एजाइड आयन बोलते हैं। तो ये यहां पर CH3CH2 और यहां पर N डबल बॉन्ड N, यही हम लोगों का यहां एजाइड आयन बनेगा, CH3CH2N3 लग जाएगा। ठीक है। अब बताओ अगर हम यहां पर CH3CH2 और यहां पर Cl लिख दें और यहां पर डाल रहे हैं NaCN और यहां पर डाल रहे हैं AgCN, अभी तुम लोग पढ़े हो, तो NaCN डालेंगे तो CH3CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, साइनाइड, और AgCN डालेंगे तो CH3CH2 और NC बनेगा, आइसोसाइनाइड। ठीक है। अगर हम लोग यहां पर डाले NaNO2 और अगर यहां पर डाले हम लोग AgNO2, ठीक है, तो NaNO2 डालेंगे, NaNO2 डालेंगे तो अभी हम तुमको पढ़ाए यहां पर बनेगा CH3CH2ONO, जबकि यहां पर CH3CH2 और NO2 ये बनेगा। ठीक है। अगर हम लोग यहां पर बेरियम BaSCN होल ट्वाइस डालेंगे तो CH3CH2 और यहां पर SCN, SC ट्रिपल बॉन्ड N, SCN। लेकिन अगर हम लोग यहां पर HgSCN होल ट्वाइस अगर डाले तो यहां पर CH3CH2 और N डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S बनेगा। अगर हम लोग यहां पर NaOCN डाले, NaOCN, तो यहां CH3CH2 और N डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O बनेगा। समझ में बात आया। ठीक है। अब हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं बनाना, क्वेश्चन C है, यहां पर यहां पर है फेनॉल, फर्स्ट स्टेप हम लोग यहां NaOH डाल रहे हैं और सेकेंड स्टेप CH3I डाल रहे हैं। बताओ क्या बनेगा, यहां से, तो हम समझे कि तुम लोग समझ रहे हो। NaOH याद करो, OH में से क्या हटा देगा, NaOH क्या करेगा, OH माइनस, फेनॉल में से
फिनॉल में से H प्लस हटा के O माइनस बना दिया और O माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया, और वो CH3 पर अटैक करके किसको हटा देगा, I को हटा देगा। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर O और O के साथ जुड़ गया CH3, यही हो गया पहला स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हुआ एसिड बेस रिएक्शन, और जो न्यूक्लियोफाइल बना सेकेंड स्टेप में SN2 रिएक्शन करेगा। आगे चल के इसी को बोलेंगे विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसी रिएक्शन को हम लोग विलियम सिंथेसिस ऑफ ईथर भी बोलते हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन देते हैं, तुम हमको बताओगे CH3 CH2 और यहां पर है OH। बताओ, हम यहां पर डाल दिए टोसाइल क्लोराइड TSCl, क्या बनेगा? टोसाइल क्लोराइड क्या बनेगा, बताओ फटाफट। टोसाइल क्लोराइड क्या बनेगा यहां पर? सब लोग चुप हो गए, अरे तुम सब लोग चुप हो गए, अभी तो बताए थे। अरे सीधा H को हटा के बोलो OTS, सीधा H को हटा के बोलो OTS, CH3CH2 और OTS, और OTS एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। OTS एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। तो हम अब इस पर डाल देंगे NaCN। देखो हम इस पर डाले NaCN, बताओ हम इस पर डाल दिए NaCN, क्या हो गया? OTS हटके सीधा, OTS हटकर सीधा CH3CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N लग गया, C ट्रिपल बॉन्ड N लग गया। देखो अल्कोहल पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा दिए, लेकिन पहले हम लोगों को OTS का जरूरत पड़ा। ठीक है, अब देखो एक ई क्वेश्चन देते हैं बनाना, CH3 और CH3 और यहां पर है OH टर्शियरी अल्कोहल है। फर्स्ट स्टेप NaH और सेकेंड स्टेप CH3 और Cl। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? H क्या किया, यहां से H प्लस H माइनस, यहां से H प्लस खींच के यहां O माइनस बना दिया, और O माइनस CH3 पर अटैक करके Cl को हटा देगा। नहीं, एसिड हैलाइड नहीं, ईथर बनेगा, ईथर CH3 और O के साथ CH3 लग जाएगा, अभी ना बताए। ईथर समझ में आ रहा है हम क्या काम कर रहे हैं? अल्कोहल में से पहले H प्लस हटा के एक न्यूक्लियोफाइल बना दिए, और फिर उसको सिंपल अल्काइल हैलाइड पर अटैक करा के हेलोजन को हटा देंगे। ये सब टेस्ट में हम खूब पूछते हैं। पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन और दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसका एक फोटो लिख लेते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोगों का नेबरिंग ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसी को हम लोग NGP बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? NGP, नेबरिंग ग्रुप
पार्टिसिपेशन, एनजीपी। ठीक है, अब देखो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बताना। यहां पर है CH3 CH2 और यहां पर है S और यहां पर है CH2 और फिर यहां पर है CH2 और यहां पर है Cl। ठीक है, अगर हम लोग इस पर एक्वस NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा, एक्वस NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां से Cl हटेगा, यहां से Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ठीक है, तो तुम कहोगे कि भाई इसमें क्या खास बात है, क्या खास बात है इसमें, तो हम बता रहे हैं पाया गया कि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग एक बात यहां देखा गया कि अगर हम लोग इसी रिएक्शन को ऐसे बनाएं, CH3CH2S और यहां पर CH2 और इसको कार्बन 14 माने, कार्बन 14 और इसको CH2 और Cl ले ले और यहां पर एक्वस NaOH ले ले, तो पता चल रहा है कि ये बन रहा है CH3CH2S और यहां पर CH214 और यहां पर CH2OH, एक ये बना और प्लस यहां पर ये कितना बना, ये बना 50% और प्लस 50% ये बना CH3CH2S और यहां पर CH2 और यहां पर CH214 और यहां पर OH, ये बना 50%। ठीक है, अब माथा खराब हो गया। ठीक है, पॉज्ड हो गया था क्या, हमको तो नहीं लगता है कि पॉज्ड हो गया, पॉज्ड हो गया था, यस या नो, नो पॉज नहीं हुआ था, है ना। देखो यहां पर ध्यान से देखो, अब ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो गया। ऐसा लग रहा था यहां पर, ऐसा लग रहा था कि यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहां से Cl हटा गया, जबकि अब यहां देखोगे सर C14 कार्बन 14 इसलिए लिया जाता है ताकि हम इन दोनों कार्बन में फर्क कर सके। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, तो इससे यह पता चलेगा कि एक्चुअल बॉन्ड किसका टूट रहा है या कहां हो रहा है। अगर तुम यहां कार्बन 14 लोगे तो देखो क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि ये तो ऐसा बना, पर याद करो यानी OH कार्बन 14 से भी जुड़ रहा है। अगर कार्बन 14 नहीं लेते तो हमको पता ही नहीं चलता है, इतना इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर दो दो प्रोडक्ट बन रहा है और दोनों 50-50% बन रहा है। अब सवाल उठा कि ये कैसे ये हो रहा है, तो यहां पर ध्यान से देखो, तुमको एक एटम दिख रहा है यहां पर सल्फर, और ध्यान से देखो है लिविंग ग्रुप जिससे जुड़ा रहता है उसको अल्फा बोला जाता है, और यहां पर बगल में क्या है, ये बीटा है, और यहां पर देखो गामा, यानी जहां एक सल्फर है वो गामा पोजीशन पे है, और ध्यान से देखो इसके पास खुद के पास लोन पेयर है। तो पाया गया कि यहां दो दो बार SN2 रिएक्शन हो रहा है, एक बार नहीं, कितनी बार, दो बार। और देखो यहां पर कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, इसका जो मैकेनिज्म बताया गया वो बताया गया कि ये यहां ऐसा हो रहा है, सिचुएशन है CH3 CH2 यहां S है, S जुड़ा हुआ था CH2 के साथ, फिर CH2 जुड़ा हुआ था CH2 के साथ, और ये यहां पर Cl जुड़ा हुआ है, और ये देखो ये कार्बन 14 था। तो सबसे पहले याद करो हम तुमको पढ़ाए हैं कि जो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो यहां सल्फर जो है इसके पास खुद के पास लोन पेयर है, तो ये कहीं बाहर से पहले उम्मीद नहीं करेगा Cl को हटाने के लिए, ये पहले खुद ही इस पर अटैक करके यहां से Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। यानी OH माइनस के आने से पहले ही ध्यान से देखो, तो ये यहां से सल्फर जो है वो
हटा चुका है यहां पर, ये CH2 हो गया, ये CH2 जुड़ा हुआ था, और याद करो ये कार्बन 14 हो गया, और ये देखो यहां पे सल्फर पे प्लस आ गया। समझ में बात आ रहा है? सल्फर खुद इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको दे के यहां से क्या हटा दिया, Cl हटा दिया। और अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट हो गया, ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट हो गया। तो अगर अब हम यहां इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड सल्फर की तरफ खुल जाएगा। तो देखो CH2 CH2 14 और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। और अगर हम इस पर अटैक कराएंगे, अगर हम इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। तो देखो CH2 14 और CH2 न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। कहने का सेंस, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल इन दोनों कार्बन पर 50-50% का प्रोबेबिलिटी है, कहीं पर भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर समझो, अगर यहां पर OH माइनस, अगर OH माइनस हम कहे कि यहां पर अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड इधर टूट गया। तो देखो प्रोडक्ट बना CH3 CH2, और CH2 किससे जुड़ा हुआ है, S के साथ, S जुड़ा हुआ है C कार्बन 14 CH2 CH2OH के साथ, ये ऐसे जुड़ा, ठीक है। लेकिन अगर ये OH माइनस यहां अटैक किया, यहां अटैक किया, तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो साथ ही साथ देखो, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, यहां पर S, और यहां पर CH2, और यहां पे ध्यान से देखोगे CH2 14 बाहर चला जाएगा, और यहां पर अब OH हो जाएगा। तो यहां पर दो दो बार न्यूक्लियोफिलिक हुआ है, और इसी को कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कि पहले सल्फर पार्टिसिपेट किया, बाद में OH माइनस आया है। यानी यहां पर है ना SN2 रिएक्शन, ठीक है, 2 टाइम्स हो रहा है। यहां पर SN2 रिएक्शन अगर देखोगे तो कितने टाइम्स हो रहा है, यहां पर 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है SN2 रिएक्शन। इसी को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं, कि बगल का खुद का ग्रुप आ गया। जैसे अगर हम तुमको एक बात यहां पर बताएं, यहां पर ध्यान से देखना, इस केस में भी देखा गया कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है। देखो यहां पर पाई बॉन्ड है, और यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, और यहां पर Cl है। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, और देखो गामा वाले एटम के पास एक पाई बॉन्ड है, गामा वाले एटम के पास पाई बॉन्ड है। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होने के लिए गामा वाले एटम के पास या तो लोन पेयर होना चाहिए, और या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर तुम देखो, इसको तुम फिर से ऐसे लिख सकते हो, तुम इसको फिर से ऐसे लिख सकते हो। यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये हमारा CH2 यहां पर हो जाएगा, फिर यहां पर CH2 हो जाएगा, और यहां पर Cl हो जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो ये हम लोगों का पाई बॉन्ड था, तो ये इसी तरह से ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, और यहां पर प्लस आया, और यहां पर माइनस आया, इस कार्बन पर माइनस आ गया पाई बॉन्ड टूट के, और यही माइनस यहां पर अटैक करके Cl को हटा दिया। तो देखो इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसी को ऐसे दिखाया जाता है, इसी को ऐसे दिखाया जाता है कि ये पाई बॉन्ड इधर गया, और इस यहां से Cl हट गया। तो देखो इसका अगला स्टेप जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, यहां पर प्लस आ गया, और यहां पर CH2 जुड़ा रहा, और फिर यहां पर भी CH2 जुड़ा रहा, और फिर देखो यहां पर ऐसे, और यहां पर इन दोनों जगह पाई बॉन्ड रहा। और ध्यान से देखोगे, अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या होगा कि अगर हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर भी एक 14 ले लो, जैसे ये कार्बन 14 था C14, तो यहां पर ये कार्बन C14 हो गया। तो अब देखो ये कार्बन अब C14 हो गया अगर मान लो। तो देखो अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया CH2 पे, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये बॉन्ड जैसे ही इधर आएगा तो देखो यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर से 3 मेंबर्ड का रिंग हो जाएगा अंदर में। और देखो यहां से इधर अटैक किए हैं
इधर अटैक किए तो ये बॉन्ड टूट गया है ना इधर, तो ये CH2 14 अंदर आ जाएगा यहां पर, और फिर यहां पर CH2 के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं यहां ना अटैक करके अगर यहां अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, तब ये बॉन्ड टूट सकता है। तब तुम देखोगे यहां पर एक प्रोडक्ट जब इस पर अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ेगा, तब हम लोगों का यहां पर CH2 और फिर CH2 कार्बन 14, यानी यहां पर C14 और यहां पर न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो तुम देखो यहां पर भी दो दो प्रोडक्ट 50-50% में बनना शुरू हो जाएगा। यही दो जगह हम लोगों का नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यानी इसके लिए गामा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, इसके लिए गामा पोजीशन पर लोन पेयर होना चाहिए या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, तब वो 3 मेंबर्ड का रिंग बना लेगा और फिर दोनों कार्बन इक्विवेलेंट हो गया। अब कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक बॉन्ड को टूट सकता है। तो ऐसे रिएक्शन एनजीपी के कारण क्या हो जाएगा, है ना, ड्यू टू एनजीपी, ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। तो ऐसे रिएक्शन बहुत ही फास्ट होना शुरू होता है, क्योंकि पहले से ही सल्फर है या पाई बॉन्ड है वो अटैक कर देता है। क्या हुआ जी, तुम लोग एकदम चुप हो गए, सर के ऊपर से गुजर गया, समझ में आया कि ऊपर से गुजर गया, क्लियर है, वाह बहुत बढ़िया आया। हाँ, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि बगल में, है ना, बीटा गामा पोजीशन पर पहले से ही कोई लोन पेयर था और वो पहले अटैक करके सीएल को हटा दिया। ठीक है, जैसे जैसे देखो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग तुमको हम क्वेश्चन बताते हैं, बताना अगर गामा पर निगेटिव चार्ज हो तो भी कोई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर होना चाहिए। अभी देखो एक क्वेश्चन देते हैं, बताना। क्वेश्चन यहां पर ऐसा है, ये एक 4 मेंबर्ड का इधर ऐसे रिंग था, 4 मेंबर्ड का इधर रिंग है ऐसे, यहां पर Cl है और यहां पर CH3 है, Cl है यहां पर H रखते हैं, यहां पर H है, यहां पर N है, ठीक है, और CH3 का होल ट्वाइस है, CH3 होल ट्वाइस है, और यहां पे लोन पेयर है, और यहां पर भी हम लोग H रखते हैं, मान लो ऐसे, यहां पर HCl यहां पर HCl है। देखो अगर हम यहां NaCN दिए, अगर हम यहां NaCN दिए तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पता चला कि प्रोडक्ट ये बन रहा है NCH3 का होल ट्वाइस यहां लगा हुआ है, यहां H और यहां AH और यहां CN। देखो ये रिटेंशन टाइप का हो गया, रिटेंशन हो गया। कैसे रिटेंशन हो गया जी, NaCN, यानी जिधर से Cl हट रहा है उधर से ही CN लग रहा है। तो ये क्यों हो गया ऐसा, तो ध्यान से देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहां पर Cl को पहले Cn नहीं हटाया था, Cl को पहले Cn नहीं हटाया था, Cl को पहले ये हटाया। तो देखो इसका लोन पेयर पहले इस पर अटैक किया। तो अगर तुम इसका मैकेनिज्म देखोगे, अगर तुम इसका मैकेनिज्म देखे कि क्या हो रहा है, तो समझो पहले यहां पर क्या हुआ, यहां पर N था और CH3 का होल ट्वाइस यहां पर लोन पेयर था H, और यहां पर था H और Cl। पहले क्या किया, यही लोन पेयर यहां पर अटैक करके यहां से किसको हटा दिया, Cl को हटा दिया। तो तुम देखो यहां पर N इसके साथ जुड़ गया और N के साथ 2 CH3 था, 2 N के साथ 2 CH3 लगा हुआ था,
और देखो यहां पर प्लस आ गया, यहां पर जो H था उसको रहने दिए, है ना, यहां पर H था, और याद करो यहां पर क्या था, H था, ये इधर से आया। और अब ध्यान से देखो, अब ये ऊपर से पहली बार न्यूक्लियोफाइल आया, ये भी SN2 हो गया और Cl को हटाया, और अगली बार से याद करो Cn माइनस किधर से आया, Cn माइनस ऊपर से नहीं आ सकता है क्योंकि ऊपर से बॉन्ड बना हुआ है, तो Cn माइनस यहां अटैक किया और इस बॉन्ड को वापस नाइट्रोजन की तरफ खोल दिया और इस बॉन्ड को वापस नाइट्रोजन की तरफ तोड़ दिया। तो अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट यहां पर ये बना NCH3 कितनी बार, 2 बार, N के पास लोन पेयर, और यहां पर H और यहां पर H और यहां पर Cn, और फिर से ये SN2 हुआ। तो बताओ यहां पर कितनी बार SN2 रिएक्शन हुआ, कितनी बार SN2 रिएक्शन हुआ, 2 बार। तो पहली बार इन्वर्जन, अब फिर दूसरी बार भी इन्वर्जन, तो इन्वर्जन इन्वर्जन यहां पर ऐसा हो गया कि रिटेंशन हो गया यहां। तो यहां एक्चुअली में SN2 कितनी बार हुआ, 2 बार, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे देते, यही क्वेश्चन अगर हम लोग ऐसे देते कि यहां पर H है और यहां पर CH3 होल ट्वाइस और N है, और यहां पर H है और यहां पर Cl है, और हम यहां पर अगर NaCN डालते, ठीक है, NaCN डालते, तो तुम बताओ हमको यहां पर, तुम बताओ हमको यहां पर, तुम बताओ हमको यहां पर, क्या यहां पर ये ग्रुप अटैक करके इसको हटा सकता था Cl को, बताओ क्या Cl को हटा सकता था, यस कि नो, ये इसको हटा सकता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से, नो। बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंटली समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं हटा सकता है बताओ, कोई एक आदमी जो आंसर देना चाहेगा, क्यों नहीं हटा सकता है ग्रुप NCH3, क्यों नहीं हटा सकता है, गामा पोजीशन पे नहीं है, नहीं अल्फा बीटा, है ना, उससे नहीं मतलब है, गामा मतलब यहाँ रिंग तो बना ही रहा है इन, हाँ ये दोनों एक ही साइड में है, तो यहाँ SN2 नहीं हो सकता है, यहां SN2 नहीं हो सकता है, यहां पर ये अटैक करके इसको नहीं हटा सकता है क्योंकि ये दोनों सेम साइड है। SN2 होने के लिए ये इन दोनों को अपोजिट होना चाहिए था, यानी यहां सिर्फ एक ही बार SN2 होगा और यही Cn आएगा और यहां से Cl को हटा देगा। तो समझो यहां पर H रहा, यहां पर NCH3 का होल ट्वाइस रहा, लोन पेयर था, और अब यहां पर Cn ऊपर से आएगा, तो यहां Cn आया और यहां H आया, ये देखो यहां इन्वर्जन हो गया, क्योंकि इसमें जो है, इसमें है नो NGP, इसमें कोई NGP नहीं हुआ, नो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल उसी साइड में था जिस तरफ लिविंग ग्रुप था, तो ये SN2 नहीं कर सकता था, ये SN2 नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है, बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस, समझ में आया बात, हाँ, तो इसी को NGP बोलते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, उसके बाद अगले क्लास से हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन शुरू करेंगे। एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है, तो अगले क्लास, अगला, अभी तो पहले संडे को हम लोग का एक क्लास हो जाएगा 6:30 to 8 केमिकल काइनेटिक्स का, है ना, केमिकल काइनेटिक्स का एक क्लास हो जाएगा। कल एक असाइनमेंट तुमको मिलेगा, उसको बनाना पहले, है ना, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगले क्लास से हम लोगों का हेलो अल्केन शुरू हो जाएगा और NCERT टाइप से चलेंगे। 2 मिनट का एक डिस्कशन करना है, उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट का एक लास्ट डिस्कशन है ताकि अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करें फ्रेश चैप्टर से, ठीक है। देखो यहां पर हम लोगों को, यहां पर हम लोग पढ़े हो कि SN2 का मतलब होता है इन्वर्जन, क्योंकि यहां पर ग्रुप अपोजिट साइड से होता है,
इन्वर्जन, और SN1 का मतलब क्या होता है, रेसिमाइजेशन, क्योंकि इसमें कार्बोकटायन बनता है और कार्बोकटायन फ्लैट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से आता है। तो अगर कायरल कार्बन बन रहा है तो डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लेबो भी बनेगा। पर याद करो SN1 में क्या हो जाता है, मोर इन्वर्जन बनता है, मोर इन्वर्जन। तो SN1 में कायदे से होना चाहिए था 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेबो, पर SN1 में कभी भी 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेबो नहीं बन पाता है, हमेशा इन्वर्जन ज्यादा बनता है और रिटेंशन कम बनता है। तो देखो इसका कारण क्या है, यही एक बात छोटा सा डिस्कस करना है। बताओ यहां पर R था और लिविंग ग्रुप है, तो SN1 में क्या होता है, पहले ये बॉन्ड टूटता है R प्लस और L माइनस, तो अभी ये बॉन्ड टूटा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीमेट, इंटीमेट आयन पेयर, इसी को बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर। और अब क्या होगा, सॉल्वेंट आएगा और धीरे धीरे R प्लस और L माइनस को एक दूसरे से अलग करेगा। तो अब क्या हो रहा है, R प्लस और L माइनस धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रहा है, तो इसको कहते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे ही टूटा दोनों आयन एक दूसरे से कंप्लीटली अलग अलग हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा कि R प्लस एकदम पूरी तरह से अकेला हो जाएगा और L माइनस भी पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं सेपरेटली सॉल्वेटेड, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, और ये हो गया सेपरेटली सॉल्वेटेड आयन पेयर। तो यहां पर समझना मेरी बात, यहां पर अगर ये दोनों पूरी तरह से अलग हो गया तो यहां पर 50% अटैक ऊपर से होगा और 50% अटैक नीचे से होगा। पर बताओ अगर यहां बॉन्ड टूटा हुआ है और यहां भी बॉन्ड टूटा हुआ है, तो इधर से देखो ये बॉन्ड टूट चुका है पर लिविंग ग्रुप अभी भी इधर से कंप्लीटली हटा नहीं है। तो जैसे ही बॉन्ड टूटा है, अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो जैसे ही बॉन्ड यहां टूटा होगा, मान लो मेरे पास 100 न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे ही बॉन्ड टूटा यहां पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि बॉन्ड तो टूट चुका है। तो मान लो अगर 100 में यहां से यहां जाने में 20 न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, तो 20 तो इन्वर्जन बन गया और बाकी बचा 100 में से 80 न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर अब पहुंचेगा 80, तो 40 बनाएगा रिटेंशन और 40 बनाएगा इन्वर्जन। लेकिन याद करो इधर जो भी अटैक हुआ वो इन्वर्जन बनाना शुरू हो गया, क्योंकि सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता था, क्योंकि उधर से लिविंग ग्रुप अभी कंप्लीटली नहीं हटा है। तो कहने का सेंस क्या होता है कि जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों को एक दूसरे से अलग होने में कुछ टाइम लगता है। अगर ये कार्बोकटायन बहुत स्टेबल होगा तब तो ये तुरंत अब अलग हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी कार्बोकटायन का बढ़ता है वैसे वैसे रेसिमाइजेशन का चांस बढ़ता है, तो तब तो इन्वर्जन और रिटेंशन करीब करीब बराबर बनने का कोशिश करेगा। मेरा बात समझ रहे हो, मेरा बात समझ रहे हो? जब R प्लस और L माइनस अलग हुआ तो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ था, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल उस समय पीछे से अटैक करना शुरू कर दिया तो हमेशा इन्वर्जन बनना शुरू होगा। तो अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा रेसिमाइजेशन हो, तुम चाहते हो, बताओ तुम चाहते हो कि जल्दी से, है ना, तुमसे फॉर है ना मोर रेसिमाइजेशन, बताओ फॉर मोर रेसिमाइजेशन कब होगा, जब जो जैसे ही कटायन बने वो कटायन स्टेबल कटायन हो। तो जैसे ही कटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो तुरंत वो यहां पर पहुंच जाएगा, तुरंत वाटर उसको अलग कर देगा। तो बताओ फॉर मोर रेसिमाइजेशन
कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा कि कम? अगर कम स्टेबल होगा कार्बोकैटायन तो अलग होने में टाइम लगेगा, और ज्यादा, हाँ, तो मोर स्टेबल होगा। जैसे ही ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत बढ़िया। तो फॉर मोर रेसिमाइजेशन कार्बोकैटायन शुड बी मोर स्टेबल, शुड बी मोर स्टेबल। अब बताओ तो न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होना चाहिए कि कमजोर? न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होना चाहिए कि कमजोर? अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा तो इधर और अटैक करना शुरू करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक? वीक वीक, कमजोर होगा। कमजोर होगा तो इधर अटैक करने का उसका चांस नहीं होगा। अटैक यहीं पे तब करेगा सिर्फ R+ पर। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा तब तो वो तुरंत अटैक कर देगा, जैसे ही लिविंग ग्रुप टूटा तुरंत अटैक कर देगा। तो यहां पर फॉर मोर रेसिमाइजेशन कार्बोकैटायन शुड बी मोर स्टेबल, और लिविंग और न्यूक्लियोफाइल शुड बी क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक, शुड बी वीक। यानी SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन तो होता है, लेकिन इन्वर्जन ज्यादा बनता है और रिटेंशन कम बनता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगता है, और उस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल आगे से तो नहीं आता है, लेकिन पीछे से आ सकता है। तो कुछ न्यूक्लियोफाइल यहां पर पीछे से अटैक कर चुका रहता है, जिससे इन्वर्जन का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है ना। और फिर जो बचा, फिर 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बताओ, क्लियर, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक असाइनमेंट और देंगे, थोड़ा तुम लोग असाइनमेंट जल्दी जल्दी बनाओगे। अब बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, समझ गए? क्योंकि अब करीब करीब बहुत सारा कुछ पढ़ा जा चुका है। ठीक है, चलो फिर बाय।